नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे स्वामी रामदेव की। स्वामी रामदेव ने आज दावा किया कि आयुर्वेद से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसी बीमारियों का परमानेंट इलाज संभव है। इन्हें जड़ से खत्म किया जा सकता है, जबकि एलोपैथी में ऐसे मरीजों को जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। एलोपैथी में इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। स्वामी रामदेव ने कहा कि उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर असाध्य रोगों की दवाएं तैयार की हैं। उन्होंने इन आयुर्वेदिक दवाओं से जिन करोड़ों लोगों का इलाज किया है, उनका डेटाबेस भी स्वामी रामदेव के पास है। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। पतंजलि के रिसर्च पेपर दुनिया भर के बड़े बड़े मेडिकल जर्नल्स में छापे गए हैं। और आज स्वामी रामदेव ने कहा कि जब भी जरूरत होगी वो ये सारे प्रमाण पूरे डेटाबेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो लाइलाज बीमारियों से ठीक हो चुके पेशेंट्स की परेड भी कराने को तैयार हैं। असल में ये सारी बात आज इसलिए सामने आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव से कहा, अगर उनके विज्ञापनों में दवाओं को लेकर कोई गलत दावा किया गया है तो उसे तुरंत बंद कर दें, वरना हर विज्ञापन पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। आज स्वामी रामदेव ने कहा कि एलोपैथिक दवाइयां बनाने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पीछे पड़ी हैं, जानबूझकर आयुर्वेद के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं से, योग से ऐसी बीमारियां जड़ से खत्म हो रही हैं जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं है। स्वामी रामदेव ने कहा कि लाखों करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफा कमाने के चक्कर में आयुर्वेद को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं, लेकिन वो अंतिम सांस तक सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। स्वामी रामदेव ने चैलेंज किया, जो चाहे उनके दावों की जांच कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर कोई एक व्यक्ति भी उनके दावे को झूठा साबित कर दे तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज स्वामी रामदेव ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एलोपैथी में बीमारियों से टेम्परेरी राहत तो मिल सकती है, लेकिन आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। एलोपैथी जिन बीमारियों को लाइलाज मानती है, उन बीमारियों के शिकार लोगों को स्वामी रामदेव ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक कर दिया है। असल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च समेत कई संस्थाओं ने आरोप लगाया था कि स्वामी रामदेव बिना साइंटिफिक रिसर्च के, बिना लैब टेस्टिंग के और बिना प्रोटोकॉल और दूसरे प्रोसीजर को फॉलो किए तमाम बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया। इसी बात से नाराज स्वामी रामदेव ने आज फार्मा कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुनाफे के चक्कर में लोगों को जबरदस्ती दवाएं खिलाने वाली कंपनियों के सामने वो कतई नहीं झुकेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलियमा, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है। स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो लीवर, किडनी खराब हो जाएंगे। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा।
और इंस्टेंट लाभ तो हो ही नहीं सकता। स्वामी रामदेव ने कहा यह पहली बार नहीं है जब पतंजलि के प्रोडक्ट पर सवाल उठाए गए हों। उन्होंने कहा कि कभी जानवरों की हड्डियों की राख दवाओं में मिलाने का आरोप लगाकर, तो कभी आयुर्वेदिक दवाओं के असर पर सवाल उठाकर पतंजलि को बदनाम करने की साजिश होती रही है। स्वामी रामदेव ने दावा किया कि पतंजलि आयुर्वेद के हर प्रोडक्ट्स पूरी साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही तैयार किए जाते हैं। प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल टेस्ट और सारे साइंटिफिक प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स में भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, लेकिन कुछ बड़ी दवा कंपनियों और उनसे मिले हुए डॉक्टर लगातार पतंजलि के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमने प्रमाणों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल पूरे रिपोर्ट्स के साथ और डबल ब्रांड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल ड्रग डिस्कवरी के पूरे रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करके, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स के आधार पर 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च हमने किए और सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हमारे प्रकाशित हैं। योग के भी वो प्रकाशित है, पूरे आयुर्वेद के भी, और किसी को भी जाकर के देखने हैं तो पतंजलि की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई। मैं कहता हूं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और बहुत आवश्यक होने पर जो सर्जरी है, उसका मैं पहले भी रेस्पेक्ट करता था, आज भी उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट को छोड़ करके, बहुत जरूरी सर्जरी को छोड़ करके, और सर्जरी की सिपैथी की नहीं होती है, सर्जरी को छोड़ करके इमरजेंसी ट्रीटमेंट और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ करके 99% हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ, हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। स्वामी रामदेव आज इतने ज्यादा तैश में इसलिए थे क्योंकि कल डिजिटल मीडिया के माध्यम से यह खबर फैलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन में किए गए दावों को गलत पाया और इस तरह के विज्ञापन बंद न करने पर हर एड पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। हुआ यह था कि कल पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पिटीशन पर सुनवाई हुई। इस पिटीशन में आईएमए ने पतंजलि आयुर्वेद पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिकल साइंस के खिलाफ दुष्प्रचार का इल्जाम लगाया। इसके साथ साथ आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और फार्मा इंडस्ट्री के संगठनों ने आरोप लगाया कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान 2 जजेस की बेंच ने कहा यह मामला गंभीर है, लेकिन इसे एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का रंग देना सही नहीं होगा। कोर्ट ने कहा अगर पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों में गलत दावे हैं तो पतंजलि ऐसे विज्ञापनों को तुरंत बंद कर दे, वरना हर विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 5 फरवरी 2024 की तारीख दे दी। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन कोर्ट के कमेंट को फैसले के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। इसी बात से स्वामी रामदेव इतने नाराज हो गए। स्वामी रामदेव ने आज रिसर्च पेपर, लैब टेस्टिंग के रिपोर्ट्स और उनके दवाओं से असाध्य रोगों से ठीक हुए लोगों को भी कैमरों के सामने खड़ा कर दिया। इस वक्त हमारे देश में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर सबसे गंभीर बीमारियां हैं, सबसे बड़ी बीमारियां हैं। हर कोई ये जानता है एलोपैथी में इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ती हैं। लेकिन स्वामी रामदेव ने कहा उन्होंने आयुर्वेद और योग की मदद से उन लोगों की डायबिटीज
ठीक कर दी जो इंसुलिन पर थे। रामदेव ने कहा, इंसुलिन का इन्वेंशन करने वाले को तो नोबेल प्राइज दे दिया गया, लेकिन उन्हें सजा देने की बात की जा रही है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है, और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े हो ना, इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम, और इसके पीछे भानु जाट, और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है, और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? यदि इंसुलिन बनाने वाले को यदि नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो छुड़ाने वाले को तो डबल नोबेल मिलना चाहिए, और हमको झूठा बोला जाता है। हम इस तरह के प्रोपेगंडा के खिलाफ पहले से भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। ये तो टाइप 1 डायबिटीज के मैंने एग्जाम्पल दिए। ये पीछे लड़का खड़ा हुआ है, बैठो, ये मयंक, इसको आहार नली का पैरालिसिस, एक बूंद भी पानी नहीं पी सकता था, अब आज ये दूसरों को ठीक कर रहा है। डायबिटीज वाकई में गंभीर समस्या है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस वक्त हमारे देश में हर 15वां व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। डायबिटीज के मरीजों की संख्या करीब 8 करोड़ है। हर साल देश में 20,000 करोड़ रुपए की डायबिटीज की दवाओं की बिक्री होती है, और डायबिटीज की दवा एक बार शुरू हो गई तो ज्यादातर केसेस में जीवन भर बंद नहीं हो पाती, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन स्वामी रामदेव का दावा है कि आयुर्वेद से डायबिटीज ठीक हो सकती है, शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन दोबारा शुरू हो सकता है। उन्होंने कई मरीजों को ठीक किया है। डायबिटीज के अलावा ब्लड प्रेशर और थायराइड की समस्या भी आजकल घर घर में है। ये बीमारियां भी ऐसी हैं जिनका एलोपैथी में कोई पक्का इलाज नहीं है, जीवन भर दवा खानी पड़ती है। इस वक्त दुनिया भर में बीपी के 128 करोड़ मरीज हैं, और इनमें सबसे ज्यादा करीब 19 करोड़ पेशेंट्स भारत में हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद में बीपी का भी इलाज है और थायराइड का भी। उन्होंने इन बीमारियों के मरीजों को ठीक किया है। स्वामी रामदेव ने कहा, कुछ लोगों और कंपनियों को यह बात पच नहीं रही और पतंजलि के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। थायराइड के यहां छाया है और मालती है। थायराइड क्योर हुआ है, दवाइयां बंद हैं। पहले एलोपैथी की दवाएं लेते थे, बंद होगी। ये बजाज प्रदीप साहब हमारे खड़े हैं, बीपी की शुगर की दवाई बंद, बीपी नॉर्मल। ये कैसे हो रहा है? हम बीपी क्योर करते हैं, हम थायराइड क्योर करते हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज क्योर करते हैं, हम अस्थमा, आरए फैटी, सीआरपी, एएनए, एवन पॉजिटिव उसको नेगेटिव करते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हड्डियों के कार्टिलेज डिजनरेट हो जाए, लीवर किडनी डिजनरेट हो जाए, उसको रिजुवेनेट नहीं किया जा सकता। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। हमने लिवोग्रिड से, रीनोग्रिड से, हमने पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से डैमेज हुए कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुवेनेट किया। हमने लीवर को रिजुवेनेट किया लिवोग्रिड से, हमने किडनी को रिजुवेनेट किया रीनोग्रिड से। इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में ये सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? हमने हार्ट डिजीज को रिवर्स किया है। आपने पिछले दिनों देखा, एक डॉक्टर ने सैकड़ों लोगों को नकली पेसमेकर लगा दिए। 50% कमीशन लेकर के जो MRI, CT स्कैन और जो है गैर जरूरी टेस्ट कराते, 50% तक कमीशन लेकर के, और मेडिकल माफियाओं की, फार्मा कंपनियों की दवाइयां लिखते हैं। अब उनको तो कष्ट होता है कि ये बाबा जी ने नया मोर्चा क्या खोल दिया। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो महर्षि चरक, शिष्य धन्वंतरी पतंजलि का है। लेकिन उस वैदिक ज्ञान पर हमने वैज्ञानिक अनुसंधान करके जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया। इस वक्त दुनिया भर में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट होना।
ये ऐसी बीमारी है जो दूसरी तमाम बीमारियों को जन्म देती है, लेकिन जो बीमार होता है वो अपने आप को बीमार मानता ही नहीं है। मोटापे का शिकार सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में हैं और भारत दूसरे नंबर पर है। हमारे देश में 13.5 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं। दुनिया भर में ओबेसिटी से मुक्ति पाने के चक्कर में सबसे ज्यादा खर्च होता है, लेकिन हकीकत है कि एलोपैथी में मोटापे का कोई इलाज नहीं है। स्वामी रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद मोटापे से मुक्ति दिलाता है। वो अपने साथ 2 ऐसे लोगों को लेकर आए थे जो आयुर्वेदिक तरीकों से अपना वजन कम कर चुके हैं और काफी कम किया। स्वामी रामदेव ने कहा, अगर लोग एलोपैथिक दवाइयां छोड़कर उनके पास आ रहे हैं तो इसमें पतंजलि की क्या गलती है? हमने 50 किलो 100 किलो लोगों का वजन कम किया है, और इसका कार्टिलेज डैमेज हो गया, हड्डी टूट गई। इसने बोला मैं एक भी एलोपैथी की दवा नहीं खाऊंगी। इसने दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि, गूगल लेके अपनी सारी हड्डियां जोड़ ली। आपके सामने खड़ी है, पढ़ी लिखी है। इसका हस्बैंड भी प्रोफेसर है और 20 साल में 20 तकलीफें हुई। 20 साल से एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। अब नहीं खाते लोग दवाई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? इनको पकड़ो, क्यों नहीं खाते? हो गया 2 महीने प्लास्टर लगा, फिर भी दवाई नहीं खाई। योग आयुर्वेद से ठीक कर लिया। अब ये एक कम होकर के भी 8 दिन में 13 किलो कम कर लिया। 1.5 किलो रोज का कम कर रहा है, फिर भी 125 किलो का है अभी। रोहन और ये प्रतिभा। रोहन कहां से है? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे। और ये प्रतिभा तो अभी कोई मेरे शरीर का रिसर्च करे, अनुराग जी करना चाहे तो उसे ब्लड की जगह आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिलेगा, जिससे विश्वास अंदर वही भरा पड़ा है। सारे सबूत सामने रखने के बाद स्वामी रामदेव ने कहा वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सारे प्रमाण दिखाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जीत सच की होगी, जीत आयुर्वेद की होगी। सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि हमको अवसर दिया जाए। मैं आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ कभी, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ हमको वहां अवसर दिया जाए कि हम पेशेंट को प्रस्तुत कर सकें, अपने रिसर्च पेपर्स को प्रस्तुत कर सकें, और 1940 में जो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को हम उजागर कर सकें। उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जनहित याचिका जारी करेंगे कि ये एलोपैथी की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। लोगों को एक कुंठा में डाल दिया गया कि एक बार किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस हो जाए तो बड़ी जिंदगी में आपको दवा खानी पड़ेगी। हम कहते हैं दवा छोड़ दो, आप नेचुरल लाइफ जी सकते हो। ये एक बहुत बड़ा तत्व है। तो हम सैकड़ों रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार हैं। जैसे बहुत बार जब राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है तो एमएलए और एमपीज की परेड होती है महामहिम के सामने, तो हम देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार हैं। सारी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो काम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से हमने साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से करके दिखाया। और ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए हमने रिसर्च पर खर्च किए। मैं स्वामी रामदेव को कई साल से जानता हूं। कोरोना के काल में उन्होंने इंडिया टीवी पर जो शो शुरू किया उससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग योग के शो को रोज देखते हैं। मैं खुद ऐसे कई मरीजों से मिला हूं जिनके असाध्य रोग स्वामी रामदेव के योग और उनकी दवाओं से ठीक हुए हैं। कई बार लोग जब हर जगह से निराश हो जाते हैं तो स्वामी रामदेव को याद करते हैं, उनके पास जाते हैं, पतंजलि के योग ग्राम में इलाज करवाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है जिनकी डायबिटीज और थायराइड की दवाई स्वामी रामदेव के इलाज से छूट गई। कई एलोपैथिक डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि योग और आयुर्वेद से लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सकता है। दूसरी तरफ स्वामी रामदेव भी मानते हैं कि किसी भी इमरजेंसी में, सर्जरी के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए एलोपैथी आयुर्वेद के मुकाबले ज्यादा कारगर है। और मैं भी मानता हूं कि एलोपैथी ने पूरी दुनिया में
लोगों की जान बचाने के लिए, इलाज करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए आयुर्वेद और एलोपैथी में टकराव नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमारा कंसर्न, हमारा मतलब मरीज के इलाज से होना चाहिए, इस बात से नहीं कि ट्रीटमेंट आयुर्वेद से हुआ या एलोपैथी से। और स्वामी रामदेव की बात सही है कि उनके सस्ते इलाज से फार्मा कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ता है। आज हमारे देश में एलोपैथिक दवाओं का कारोबार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। यह सिर्फ दवाओं का कारोबार है। मेडिकल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ऑपरेशन, इन सब का खर्च अलग से होता है। इसलिए जो एलोपैथी के लोग हैं उनकी चिंता वाजिब है। लेकिन हमारे देश में लोगों को आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों की जरूरत है। कई जगह तो होम्योपैथी भी बहुत कारगर साबित होती है। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, बिजनेस चलाने के लिए आयुर्वेद को बदनाम करने से, स्वामी रामदेव को बदनाम करने से किसी का भला नहीं होगा। स्वामी रामदेव ने योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लोगों को सस्ता इलाज देने के लिए जो काम किया है उसकी सराहना होनी चाहिए। माफिया तो हर जगह एक्टिव रहते हैं, एलोपैथी में भी और आयुर्वेद में भी। उनके खिलाफ सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन अंतिम दौर में है। सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इसलिए आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राजस्थान में पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी राजस्थान में थे। राजस्थान में आज मोदी की डूंगरपुर और शाहपुरा जिलों में 2 रैलियां हुई। आज पब्लिक मीटिंग में मोदी ने भविष्यवाणी की। लोगों से कहा कि उनकी बात को नोट कर लें, कागज पर लिखकर रख लें कि राजस्थान में इस बार ही नहीं, आगे भी, भविष्य में भी कभी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे। इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। राजस्थान को अपराधों में अग्रणी बनाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने राजस्थान को किस किस जगह पे अग्रणी बना दिया है, आपका माथा शर्म से झुक जाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में अग्रणी बना दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को पेपर लीक में अग्रणी बना दिया। कांग्रेस ने राजस्थान को तुष्टिकरण की सारी हदें पार करके अग्रणी बना दिया। यह है कांग्रेस का चेहरा, यह है कांग्रेस का चरित्र, यह है कांग्रेस के कारनामे। और हम भाजपा के लोग कीचड़ में भी कमल खिलाने वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी भी आज राजस्थान में थी। उन्होंने भीलवाड़ा में रैली की। लेकिन प्रियंका गांधी की नजर मोदी के भाषण पर थी। मोदी ने भविष्यवाणी की तो प्रियंका ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने भी भविष्यवाणी कर दी। कहा कि अगर मोदी सरकार इसी तरह के काम करती रही, जनता का पैसा और संपत्ति उद्योगपतियों को देती रही, तो एक दिन लोग बगावत कर देंगे। उस दिन मोदी को जनता के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। मोदी जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। हाँ, कुछ भविष्यवाणी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अहंकार से नहीं, शायद मंच पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं
आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत जी की सरकार के बारे में। तो आज मैं यहां पे खड़े होकर आपकी इस पावन धरती पे मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूं, सुन लो। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि अगर इसी तरह से मोदी जी और उनकी सरकारें देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपती रहेगी, तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश की जनता का गुस्सा संभल नहीं पाएगा, जब इस देश की नाराजगी का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और अगर उस समय मोदी जी ने अपना सर झुकाया नहीं और अगर उस समय जनता की बात मानी नहीं, तो मोदी जी का नुकसान होगा। लेकिन मोदी आज पूरे रंग में थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की गुलाम पार्टी है, उसे दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीबों किसी की फिक्र नहीं है। इसके लिए मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण दिया। मोदी ने कहा, कल उन्होंने जब जयपुर में रोड शो किया तो देखा कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, उनमें छोटे छोटे नेताओं की फोटो है, लेकिन खड़गे की फोटो कहीं नहीं थी, क्योंकि खड़गे दलित हैं और कांग्रेस को दलितों से नफरत है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है, ये आप जयपुर में जाकर के, मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। कांग्रेस ना दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। आज नोट करने वाली बात यह थी कि मोदी की हर बात पर प्रियंका गांधी की नजर थी। उन्होंने मोदी की इस बात का भी जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस के होर्डिंग्स में तो छोटे छोटे नेताओं की फोटो लग जाती है, लेकिन बीजेपी के विज्ञापनों में तो सिर्फ मोदी की फोटो होती है। प्रियंका ने कहा कि मोदी को यह बताना चाहिए कि इतने विज्ञापन का पैसा कहां से आता है। मोदी पहले अपनी पार्टी का हिसाब किताब दें, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाएं। आप ये जो विज्ञापन देखते हैं, हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, हर जगह अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर एक विज्ञापन के लिए लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो ये जो सारे विज्ञापन हैं, इनके पैसे कहां से आते हैं? मोदी जी तो कहते हैं वो फकीर हैं, है ना? तो अगर वो फकीर हैं, तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? और बहनों और भाइयों, देश में नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पे हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, किसने दिए उसके पैसे? कहां से आए वो पैसे? इन विज्ञापनों के लिए, इन ऑफिसों के लिए मुझे बता दो। ये आपकी संपत्ति जो छीनी गई है ना, ये सब वही है।
मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। आज अमित शाह भी राजस्थान में थे। अमित शाह ने पाली, जालौर और रानीवाड़ा में 3 पब्लिक मीटिंग्स की। अमित शाह ने अपनी रैली में राम मंदिर की बात की, कांग्रेस पर अटैक किया और उसके बाद राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने कहा राहुल उन पर लगातार तंज करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा मंदिर भी बन रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 2019 में राम भूमि का, जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर दिया। ये राम मंदिर में मेरी बड़ी दिक्कत हो गई थी। राहुल बाबा 2014 से 19 मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे हर रोज ताना लगाते थे, हर रोज मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:22 पर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। मुझे बताओ, दर्शन करने हैं ना? करने हैं या नहीं करने हैं? खर्चा होगा ना? होगा या नहीं होगा? मत करना, खर्चा मत करना माताओं बहनों। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, आप सभी को बारी बारी अयोध्या में मुफ्त में दर्शन, राजस्थान बीजेपी सरकार। अमित शाह ने राहुल पर तंज किया तो आज राहुल ने भी बात कही। उन्होंने अमित शाह को लठैत बता दिया। राहुल ने कहा कि जनता का सारा पैसा नरेंद्र मोदी अडानी को दे रहे हैं और कोई इस पर सवाल करता है तो अमित शाह लाठी लेकर उसे धमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, यूपीए के समय कहते थे, भाई और बहनों 400 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज कितने का है? 1200 रुपए का है। 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कनाल, यहां की जो कनाल है उसको मैं नेशनल प्रोजेक्ट बनाऊंगा। चुनाव में कहा था, बन गया नेशनल प्रोजेक्ट। अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ना आपकी कनाल बनेगी, ना आपको स्वास्थ्य का पैसा मिलेगा, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ना महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा। अंग्रेजी स्कूल जो हमने खोले हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। आप सोच रहे हो कि मैंने पेट्रोल अपने टंकी में भरा, हो क्या रहा है? आप आधा पैसा टंकी में भर रहे हो, पेट्रोल टंकी, आधे पैसे का पेट्रोल भर रहे हो और सीधा उधर से पाइप से जा रहा है पीछे से अदानी की जेब में। तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका और यह सिस्टम तोड़ना है और यह टूटेगा। जालौर की रैली में अमित शाह ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला किया। शाह ने कहा कि गहलोत के राज में हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है ही, साधु संत और भगवान भी खतरे में हैं। महिलाओं पर जुल्म की इंतहा हो गई है और इससे मुक्ति का एक ही रास्ता है, गहलोत सरकार की विदाई। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने में पूरे देश में गहलोत सरकार नंबर 1 है। माताओं, भाइयों और बहनों, ये गहलोत सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दिन दहाड़े उदयपुर में कन्हैयालाल तेली को मार दिया जाता है, चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी की हत्या होती है,
झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को मार दिया जाता है और 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में दंगे होते हैं। अलवर में ड्रिल कर शिव मंदिर को तोड़ते हैं। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर चलाते हैं। ये गहलोत सरकार अपने वोट के लिए तुष्टीकरण कर रही है। इनसे सुरक्षा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध राजस्थान में बड़ा इशू है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता महिला अपराध का इशू अपनी हर रैली में उठा रहे हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव के वक्त नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसलिए बीजेपी के सारे नेता प्रियंका से पूछते हैं वो राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में क्यों नहीं बोलती। आज प्रियंका ने इसका जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि महिला अपराध पर राजनीति करना ठीक नहीं है। बीजेपी राजस्थान में महिला अपराध की बात तो करती है, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये क्यों नहीं बताती। भाजपा के नेताओं ने बहुत बात करनी शुरू की है कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं बहनें, अत्याचार हो रहा है, होता है, और सबसे ज्यादा शायद महिलाओं पे होता है। जब ये आपके सामने आकर इन चीजों को का राजनीतिकरण करते हैं, इसके बारे में इसका कुछ राजनीतिक खेल करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अरे आपके प्रदेश में ज्यादा है, हमारे प्रदेश में तो है ही नहीं, हमारी सरकारों में है नहीं, तो ये गलत करते हैं। क्योंकि ये महिलाओं के मान सम्मान का बात है। इससे किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राजनीतिक बातें इसमें मिलानी नहीं चाहिए। देखिए, इनके प्रदेशों में बहुत अत्याचार होता है। मैंने यूपी में काम किया, हाथरस का जो एक महिला पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, इतना बड़ा अत्याचार हुआ था, वो यूपी में हुआ था। उन नाव की एक महिला के साथ क्या क्या नहीं हुआ, ये इनके प्रदेशों में हो रहा है। तो मेरा कहना है कि देखो, ये जो समाज की समस्या है, समाज में हमें लड़ना है इस समस्या के खिलाफ। महिलाओं के लिए समाज में पहले लड़ना है और फिर सारी सरकारों को लड़ना है इसके खिलाफ, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के लिए जितने भी नेता कैंपेन कर रहे हैं उनमें प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही हैं, इसलिए उनकी डिमांड भी ज्यादा है। वजह यह कि प्रियंका वक्त और मौके के हिसाब से बोलती हैं, चुपती हुई बातें कहती हैं, विरोधियों को तीखे जवाब देती हैं, लेकिन राजनीतिक मर्यादा में रहकर। राहुल गांधी को उनसे यह बात सीखनी चाहिए, क्योंकि राहुल की सुई बार बार अडानी पर जाकर अटक जाती है। मोदी विरोध को उन्होंने पर्सनल इशू जैसा बना लिया है। ऐसी बातों का चुनाव में नुकसान होता है। आज राहुल और प्रियंका के अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान में 5 रैलियां की। जेपी नड्डा ने 3 रैलियों का एड्रेस किया। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे कई बड़े बड़े नेता भी राजस्थान में थे, लेकिन वक्त कम है, मैं आज आपको सबकी बातें नहीं सुनवा सकता। कल राजस्थान में कैंपेन का आखिरी दिन है। आज राजस्थान में कैंपेन के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की बात की, और कल कैंपेन के आखिरी दिन चर्चा होगी बांके बिहारी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के राजसमंद में रैली करने के बाद सीधे मथुरा जाएंगे। क्योंकि कल कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती है। मोदी मीराबाई के जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। मीराबाई राजपूतानी थी, महारानी थी, लेकिन कृष्ण भक्ति में ऐसी लीन हुई कि सब कुछ त्याग दिया। राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ के इलाके में कृष्ण भक्तों की मीराबाई में जबरदस्त आस्था है, इसलिए मोदी के मथुरा दौरे को राजस्थान इलेक्शन से जोड़ा जाएगा। हालांकि मोदी मथुरा से वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और फिर बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी करेंगे, और इसके पहले चरण के लिए फंड का ऐलान भी कल हो जाएगा।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान के चुनाव की। राजस्थान में वोटिंग होगी 25 नवंबर को और इसके बाद तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसलिए अब तेलंगाना में भी कैंपेन जोर पकड़ने लगा है। मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। ओवैसी की पार्टी चौथे नंबर की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है ओवैसी ब्रदर्स की तकरीरों की। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तो आज पुलिस अफसर को धमकाने, सरकारी काम में बाधा डालने का केस भी दर्ज हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल रात कैंपेन के दौरान अकबरुद्दीन भाषण दे रहे थे। रात के 10 बजने वाले थे। 10 बजे के बाद कैंपेन पर पाबंदी है, लाउडस्पीकर नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मौके पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को इशारा करके याद दिलाया कि रात के 10 बजने वाले हैं। बस इतनी सी बात छोटे ओवैसी को चुप गई। उन्होंने मंच से ही इंस्पेक्टर को धमका दिया। कहा अगर वो इशारा कर दें तो वहां मौजूद लोग इंस्पेक्टर को अभी दौड़ा देंगे। अकबरुद्दीन ने हुंकार भरते हुए कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन्हें रोक दे। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हैं हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते या हम। ये आरएसएस का टिल्लू आया है ना, टिल्लू 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 टिल्लू। अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। मंजलिस ने राव से भी काम लिया, रेड्डी से भी लिया, सबसे लिया। कहां है किरण? ये टिल्लू भी डूब जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये रुख देखने के बाद इंस्पेक्टर साहब तो वहां से चले गए, लेकिन इस रैली की चर्चा खूब हुई। ये सियासी मुद्दा बन गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कैंपेन के लिए हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के इसी वीडियो का जिक्र सबसे पहले किया। हिमंता ने कहा एक जमाने में असम और यूपी में भी पुलिस वालों को नेता ऐसे ही धमकाते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो सारे गुंडों की हवा निकल गई। इसीलिए तेलंगाना में भी बीजेपी की जरूरत है। कल मैंने एयरपोर्ट से जब आया, आते आते मैंने ओवैसी जी का एक वीडियो देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है कि आप स्टेज में, और पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है और पुलिस भी बेचारा सुन रहा है। एक बार सोचिए, अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तब किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का? अभी वो वीडियो देख के मुझको लग रहा था कि देश में हमारे अभी भी डेमोक्रेसी चल रहा है कि अभी भी देश में मुगल जैसा, राजाकार जैसा शासन चल रहा है। हमारा देश को आगे बढ़वाना है। ऐसे और जगह में था, यूपी में भी ऐसा करता था, असम में भी ऐसा करता था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार बन गया यूपी में, असम में, हम थोड़ा थोड़ा टाइट देने का काम किया। अभी किसी का हिम्मत भी नहीं होता है
पुलिस को धमकाना, सरकारी ऑफिसर को धमकाना, वो किसी ने अभी हिम्मत भी नहीं करते हैं। हालांकि जब मामला बढ़ गया तो पुलिस ने अकबरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से पुलिस के रवैये की शिकायत की है। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। रैली का वीडियो पब्लिक डोमेन में है। वो सरकार से कहेंगे कि पूरे मामले की जांच करवा लें। डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है? भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शियल है या इम्पार्शियल है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे, और मैंने पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दिया हूं और रिक्वेस्ट किया हूं कि इस पे इंक्वायरी होना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जो तेवर पब्लिक मीटिंग में दिखाए वो उनकी यूएसपी है। अपने ऐसे ही दबंग अंदाज से वो अपने लोगों में पॉपुलर बने रहते हैं। कई बार उनकी हरकतों से, उनके बयानों से बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी को एम्बैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो भी जानते हैं कि अकबरुद्दीन को समझाना मुश्किल है। अकबरुद्दीन की फितरत है, वो उसी अंदाज में काम करते हैं। लेकिन आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनको करारा जवाब दिया। हिमंता ने इस बात को इशू बनाया और इसे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दिया। अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड से अच्छी खबर आई है। उत्तरकाशी में पिछले 11 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों को बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा। ये खुशखबरी किसी भी वक्त आ सकती है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस तैयार खड़ी हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। जैसे ही ऑपरेशन पूरा होगा, धामी मौके पर पहुंच जाएंगे। अब तक जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक मजदूर टनल में 57 मीटर मलबे के उस पार फंसे हैं और उन्हें निकालने के लिए जो पाइप डाला जा रहा है वो 45 मीटर तक पहुंच गया है। जब ये पाइप मलबे को क्रॉस करके टनल के अंदर पहुंच जाएगा तो मजदूर इस पाइप के रास्ते बाहर आ सकेंगे। इस काम में 10 से ज्यादा सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट को बुलाया गया है और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पहले टनल के सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके 900 मिलीमीटर का पाइप डाला जा रहा था, लेकिन 21 मीटर के बाद सख्त चट्टान आने की वजह से ड्रिलिंग रोक दी गई। अब 900 mm के पाइप के अंदर 800 mm पाइप डालने का फैसला किया गया। ये तरीका काम आया। अब ड्रिलिंग का काम तेजी से हो रहा है और ये पाइप किसी भी वक्त मजदूरों तक पहुंच सकता है। इसीलिए टनल के बाहर एम्बुलेंसेस को तैयार खड़ा रखा गया है, जिससे 11 दिन से टनल में फंसे लोग जब बाहर आए तो बिना देरी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लें। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद पिछले 1 हफ्ते से लगातार उत्तरकाशी में मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की एक अपडेट भेज रहे हैं। इस वक्त भी मनीष प्रसाद टनल के पास ही मौजूद हैं। मनीष ने बताया कि चूंकि ऑपरेशन सेंसिटिव है, इसलिए किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही। टनल में फंसे मजदूरों के लिए डिनर अंदर भेज दिया गया है। उनसे कहा गया कि वो परेशान ना हो, आराम से खाना खाएं,
रेस्क्यू टीम जल्दी ही उनके पास पहुंचेगी। आज 11वां दिन है और 41 जिंदगियों को बचाने की जंग अभी भी जारी है। ये अपने आखिरी पड़ाव पे है। करीबन 2.7 फीट की पाइप को अंदर भेजा गया। टेलीस्कोपिक तरीके से उससे छोटी पाइप भी अंदर है और इसीलिए करीबन 45 से 50 मीटर तक ये पाइप अंदर जा चुकी है। अब किसी भी वक्त 7 से 10 मीटर पाइप अंदर जाकर 41 जिंदगियों के पास पहुंच जाएगी और इसीलिए एनडीआरएफ के जवान अंदर पहुंच चुके हैं। अपने साथ वो रोप, कैमरा, इक्विपमेंट्स, कटर, उसके साथ स्ट्रेचर लेकर वो अंदर गए हैं और ठीक सामने वो मलबे के पास दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली है ताकि वो अंदर जाकर कैमरे से सबसे पहले देखें कि मिलाप हो गया है नहीं, और जैसे ही ब्रेक थ्रू होगा इस मलबे के अंदर से पहली झलक उनको इस करीबन 2.7 फीट की पाइप के अंदर से दिखाई देगा। मलबे को चीरते हुए वो आगे की तरफ जाएंगे और फिर पाइप से होते हुए उधर 41 जिंदगियों से मुलाकात करने के बाद एक एक कर इसी जगह से वो वापस लाएंगे। इसीलिए पूरी तैयारी कर ली गई है। करीबन 40 के लगभग जो एम्बुलेंसेज हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा है। 15 एम्बुलेंस इस समय ठीक टनल के बाहर इसी जगह पर मौजूद है। वहीं एनडीआरएफ, उसके अलावा आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीम्स को अलर्ट मोड पे रखा गया है। हम आपको ये भी बता दें कि चिन्यालीसौर में जो हॉस्पिटल है उसको अलर्ट रखा गया है। पास में हेलीपैड तैयार किया गया है और अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसको एम्स ऋषिकेश में भेजा जाएगा। पहाड़ के नीचे बनी टनल में फंसे मजदूरों को निकालना बहुत मुश्किल काम है। इस ऑपरेशन में 10 से ज्यादा एजेंसियां 11 दिन से दिन रात मेहनत कर रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओएनजीसी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेस्क्यू लगातार इस काम में लगे हैं। आर्मी के जवान भी टनल के पैरेलल खुदाई के काम में लगे हैं। एयरफोर्स हैवी मशीनों को उत्तरकाशी पहुंचाने में लगी है। लार्सन टूब्रो जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों की मदद ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंटरनेशनल एक्सपर्ट की मदद भी ली गई। नॉर्वे के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और थाईलैंड की एक कंपनी के अलावा 6 मुल्कों के एक्सपर्ट से भी कंसल्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात, पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। प्रधानमंत्री रेगुलर अपडेट ले रहे हैं। वो रोजाना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करते हैं और उनके दफ्तर के अनुभवी भास्कर खुलबे जैसे अफसर इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पूरे देश की दुआएं टनल में फंसे मजदूरों के साथ हैं। सबकी कोशिशों का असर दिखाई दे रहा है और हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ ही घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और कल सुबह जब सूरज निकलेगा उस वक्त टनल में फंसे मजदूर अपने परिवार वालों के साथ होंगे।